नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू SGKG स्टडीज एंड SGKG 2.22 यूट्यूब चैनल क्लासेस। जैसा कि आपको पता है, यूपीएससी LDC का एग्ज़ाम जो 2023 में 26 अगस्त को हुआ था, उसके कुछ क्वेश्चंस को हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। अभी तक आप ये समझ गए होंगे कि हम क्वेश्चन के सहारे, किसी पार्टिकुलर क्वेश्चन के सहारे हम उस पूरे टॉपिक की कंसेप्चुअल क्लैरिटी करते हैं, उस पूरे टॉपिक को अंडरस्टैंड करते हैं। पर्पस ये होता है कि यूपीएससी चाहे कितना भी क्वेश्चन ट्विस्ट कर ले, उस चैप्टर का दूसरा तीसरा क्वेश्चन भी डाल दे, और डालेगी कहाँ से? उस चैप्टर में से ही क्वेश्चन को चेंज करना है। तो चाहे कोई भी क्वेश्चन चेंज कर ले, वी शुड बी एबल टू आंसर इट करेक्टली, राइट? तो अभी जिस क्वेश्चंस की हम बात करने जा रहे हैं, क्वेश्चन 36 to 40 है, एंड दिस इज आल्सो रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। डिटेल्ड आंसर की गारंटी है। हाँ, चलिए शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन पेपर होता है। फिलहाल ये टेक्स्ट बुकलेट पेपर 1 है। टेक्स्ट बुकलेट सीरीज A है। मैक्सिमम मार्क्स 150 है। 120 मिनट्स का होता है, 120 क्वेश्चन होते हैं, एंड यस देयर इज प्रोविजन फॉर निगेटिव मार्किंग। गलत आंसर होने पे पेनाल्टी मार्क्स काटे जाते हैं, इसलिए गलत आंसर को टच नहीं करेंगे। अर्थात अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, लिव इट, जो आ रहा है उसको कीजिए, आगे बढ़िए। Question number 36. Consider the following statements. The Constitution of India confers power on the governor to reserve a bill passed by a state legislature for consideration by the President of India. So यहाँ पर गवर्नर के पावर के बारे में बात की गई है। सेंट्रल में लोकसभा, राज्यसभा, जब इन दोनों से पास हो जाता है बिल, तब वो प्रेसिडेंट के पास उनके एसेंट के लिए जाता है। स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली, अगर काउंसिल है तो लेजिस्लेटिव काउंसिल, और इन दोनों से पास होने के बाद से वो बिल जाता है गवर्नर के पास उनके एसेंट के लिए। तो यहां पर प्रश्न ये है कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कन्फर्स पावर ऑन द गवर्नर to reserve a bill passed by state legislature for consideration by the president। कहने का मतलब यह है कि गवर्नर किन किन प्रकार के, किस किस प्रकार के बिल को प्रेसिडेंट के डिसीजन के लिए, कंसिडरेशन के लिए रिजर्व रख सकते हैं। एंड वन इज व्हेन द बिल इज इनकंसिस्टेंट विद एनी लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट। ठीक लग रहा है? फॉर एनी बिल, ये भी ठीक लग रहा है। When the bill seeks to give effect to the directive principle of mentioned under the Article 39B। So यहाँ पर 3 ऑप्शन है। Which of the above statement is are correct? 1, 2, 3, 2 and 3। तो ऑप्शन जो है कुछ इस तरीके का है कि 1, 2, 3 तो है नहीं। तो 1, 2, 3 नहीं है तो बहुत ज्यादा हमें कंफ्यूजन की आवश्यकता नहीं है। इतना तय है कि एक नहीं है, एक से ज्यादा है। तो यहां पर अगर हम तुक्का भी मारे तो आंसर जो है वो 2 and 3 आ जाता है। एनी बिल, गवर्नर कैन रिजर्व एनी बिल फॉर द कंसिडरेशन बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये गवर्नर साहब के पास पावर है। कॉन्स्टिट्यूशन में गवर्नर साहब को पावर दिया हुआ है कि वो स्टेट लेजिस्लेचर द्वारा पास किए हुए किसी भी बिल को प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए रिजर्व रख सकते हैं। ऐसा आर्टिकल 200 में मेंशन किया हुआ है। सो आर्टिकल 200 हम पढ़ेंगे तो हम अंडरस्टैंड करेंगे व्हाट आर द गवर्नर्स पावर्स ओवर स्टेट बिल्स। बिल और एक्ट में फर्क आप लोग समझ गए होंगे, हमें बताने की जरूरत नहीं। इनिशियली जो कुछ भी पेपर सबमिट किया जाता है लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेचर में, वो बिल के फॉर्म में ही होता है। जब बिल पास हो जाता है हाउस से,
और प्रेसिडेंट और गवर्नर का असेंट हो जाता है, देन बिल इज कन्वर्टेड इनटू एक्ट, राइट। आर्टिकल 200 Article 200 of the Indian Constitution outlines the process for a bill passed by the Legislative Assembly of a state to be presented to the governor for assent, who may either assent, withhold assent, or reserve the bill for consideration by the president. क्या चाहते हैं? तीनों कंडीशन यहां पर दिए हुए हैं। आर्टिकल 200 में तीनों कंडीशन दिए हुए हैं कि स्टेट लेजिस्लेचर अगर कोई बिल पास करके गवर्नर के पास भेजता है तो गवर्नर के पास पावर है। क्या क्या पावर है? आइदर असेंट, साइन कर दीजिए, अप्रूव कर दीजिए, विदहोल्ड असेंट, पॉकेट वीटो है, साइड में रख दीजिए, और रिजर्व द बिल फॉर कंसिडरेशन बाय द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट महोदय के पास उसके कंसिडरेशन के लिए भेज दीजिए। ये तीनों ऑप्शन गवर्नर के पास हर बिल से रिलेटेड है। द गवर्नर मे ऑल्सो रिटर्न द बिल विद ए मैसेज रिक्वेस्टिंग कंसिडरेशन बाय द हाउस और हाउसेस। चौथा ऑप्शन क्या है? गवर्नर साहब चाहें तो उस बिल को रिटर्न भी कर सकते हैं हाउस को कि इसमें ये करेक्शन होना चाहिए, कुछ मैसेज लिख के भेज सकते हैं। तो गवर्नर के पास चार तरह के पावर आ गए। अगर बिल कोई हाउस पास करती है तो गवर्नर के पास चार पावर क्या हो गए? या तो असेंट कर देंगे, साइन कर देंगे, या विदहोल्ड कर देंगे, या प्रेसिडेंट महोदय के कंसिडरेशन के लिए रिजर्व कर लेंगे अर्थात भेज देंगे, और रिटर्न कर देंगे, हाउस को रिटर्न कर देंगे कि इसमें कुछ चेंजेस करने की आवश्यकता है, राइट। ये देख लीजिए आर्टिकल 200 में ऐसा ही लिखा हुआ है। आर्टिकल 200 के बाद से आर्टिकल 201 है। It states that Article 201 states that when a bill is reserved for consideration of the president may assent or withhold assent from the bill. So 200 में था कि bill can be reserved for the consideration by the president. जब प्रेसिडेंट के पास चला गया तो 201 में मेंशन किया हुआ है कि प्रेसिडेंट के पास अगर बिल चला गया राज्य से गवर्नर के थ्रू, तो प्रेसिडेंट के पास क्या पावर है? प्रेसिडेंट तो भारत के प्रेसिडेंट है, वो तो नंबर 1 सिटीजन ऑफ इंडिया है। वो चाहे तो उसे असेंट करे और चाहे तो उसे विदहोल्ड करे, उनकी इच्छा है, उनकी डिस्क्रिशनरी पावर है कि वो उसको पास करते हैं या साइड में रख देते हैं, पेंडिंग रख देते हैं। The president may also direct the governor to return the bill to the house or houses of the legislature of the state for reconsideration. तीसरा ऑप्शन, या तो वो साइन कर सकते हैं या विदहोल्ड कर सकते हैं, और नहीं तो तीसरा ऑप्शन ये है कि गवर्नर को वापस लौटा दें और बोले कि स्टेट लेजिस्लेचर को बोला जाए कि इसमें ये चेंजेस करें, करके पुट अप करें। देख लीजिए आर्टिकल 201 में ऐसा ही मेंशन किया हुआ है। सो क्या है? ही मे गिव असेंट और ही कैन सेंड इट बैक टू assembly requesting to reconsider some provisions of the bill or bill itself. He may reserve the bill for consideration of the president. The reservation is obligatory where the bill passed by the state legislature endangers the position of the state high court. So अभी तक हम ये may पढ़ रहे थे कि he may reserve the bill for consideration of the president, लेकिन कुछ जगहों पर ये may जो है ये can में कन्वर्ट हो रहा है। अदरवाइज he has to, जहां पर भी स्टेट लेजिस्लेचर कुछ ऐसा पास करता है जो हाई कोर्ट के पोजीशन को ही अंडरलाइन कर देता है, उनके इंडेंजर कर देता है। ऐसे में जब भी हाई कोर्ट के पावर को चैलेंज करती है स्टेट गवर्नमेंट किसी बिल के द्वारा, वैसे बिल को प्रेसिडेंट महोदय के कंसिडरेशन के लिए अवश्य भेजना है। हाउएवर
द गवर्नर कैन ऑल्सो रिजर्व द बिल इफ इट इज ऑफ द फॉलोइंग नेचर। कुछ और प्रकार के बिल हैं जिनको गवर्नर को प्रेसिडेंट के पास भेजनी ही चाहिए। अगेंस्ट द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अगर भारतीय संविधान के किसी भी प्रोविजन के खिलाफ अगर कुछ बिल पास हो रहा है स्टेट लेजिस्लेचर में, उसको स्टेट में प्रेसिडेंट के पास भेज दीजिए उनके कंसिडरेशन के लिए। अपोज्ड टू द डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अगेंस्ट में कुछ पास हुआ है, भेज दिए प्रेसिडेंट को। अगेंस्ट द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री, कभी कभी स्टेट की एक्टिविटी जो होती है वो डाउटफुल हो जाती है। ऐसे सिचुएशन में अगर कोई बिल ऐसा पास होता है जो लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री के अगेंस्ट में लग रहा है, भेज दीजिए उसे प्रेसिडेंट के पास। ऑफ ग्रेव नेशनल इंपॉर्टेंस, कुछ ऐसे बिल भी पास होते हैं जो राष्ट्रीय मुद्दे के बनकर राष्ट्रीय मुद्दों पर होते हैं, राष्ट्रीय आधार पर उसके व्यापक प्रभाव को देखा जा सकता है। ऐसे भी बिल को भेज दीजिए प्रेसिडेंट महोदय के पास। डील्स विद कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी अंडर आर्टिकल 31A of the Constitution. Another option is to withhold the assent, but this is not normally done by any governor because it would be an extremely unpopular action. So कहने का मतलब ये है कि प्रेसिडेंट महोदय के पास बिल को कंसीडर करने के लिए गवर्नर चाहे तो हर प्रकार के बिल को भेज सकते हैं, में है, लेकिन कुछ ग्राउंड्स ऐसे हैं जहां पर ओब्लिगेटरी हो जाते हैं। उसी ओब्लिगेटरी से रिलेटेड हमारा क्वेश्चन था। अगर वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अगेंस्ट में हो, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के अगेंस्ट में हो, अगर वो लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री के इंटरेस्ट में हो, अगर वो ग्रेव नेशनल इंपॉर्टेंस का हो, कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो, निश्चित रूप से ऐसे बिल को प्रेसिडेंट महोदय के पास उनके कंसिडरेशन के लिए भेजना है। होता ये है कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री में सेंट्रल का अपना सेटअप होता है, स्टेट का अपना सेटअप होता है। ये आवश्यक नहीं कि सेंट्रल में जो पार्टी पोजीशन में है, रूलिंग पार्टी, सेम रूलिंग पार्टी स्टेट में भी हो। अगर ऐसा है तो दोनों में अच्छे सामंजस्य होते हैं, कोऑर्डिनेशन अच्छा होता है, वरना इसके विपरीत तो होता ही है। तो जो गवर्नर साहब हैं उनको बड़ी बारीकी से एक एक चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है। उनको जो आवश्यक है वो प्रेसिडेंट के पास अवश्य भेजना है, और जो आवश्यक नहीं है भेजना उसको तो पास कर देना चाहिए। नहीं तो क्या होता है, गवर्नर का रेपुटेशन जो अनपॉपुलरिटी की तरफ जाने लगता है। राइट। क्वेश्चन नंबर 37। The Constitution of India does not require the Constitution of Panchayats Act. पंचायत का पढ़े है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 73, 92-93 वाला पंचायत शेड्यूल 11 बताया है मैंने। सो अब यहां पर प्रश्न ये उठता है कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट रिक्वायर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत एक्ट। विलेज लेवल होता है कि नहीं, इंटरमीडिएट लेवल विद ए पॉपुलेशन एक्सीडिंग 20 लाख, ऑल इंटरमीडिएट लेवल्स, डिस्ट्रिक्ट लेवल्स। इसके पहले कि हम इसके आंसर पर कहीं जंप कर जाए, हम आपको बताते चलते हैं पंचायती राज के बारे में। जब से देश आजाद हुआ, आर्टिकल 40 जो है वो ग्राम पंचायत के बारे में बात करता है, उसको गांधीयन आर्टिकल भी कहते हैं। सो आर्टिकल 40 को एक्टिवेट करने के लिए और भारतवर्ष में पंचायती राज को लागू करने के लिए समय समय पर विभिन्न समितियों का गठन किया गया, विभिन्न समितियों का गठन किया गया। एक अशोक मेहता समिति, अशोक मेहता समिति ने 2 टायर पंचायती राज की रिकमेंडेशन किया। बलवंत राय मेहता कमेटी त्रिस्तरीय पंचायत मॉडल को उन्होंने रिकमेंड किया।
सिंघवी समिति, 4 स्तर पर उन्होंने पंचायती राज को रिकमेंड किया। सो इस तरीके से भारत में कई बार कमेटी बनाई गई और उस कमेटी के अनुसार लेवल निर्धारित किए गए। भारतीय संविधान में जो बदलाव किए गए, 73 अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा जो बदलाव किए गए, वो बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिशों के आधार पर किए गए। तो प्रश्न अगर ये पूछा जाता है कि भारत में जो पंचायती राज लागू की गई है, 3 स्तरीय लागू की गई है, ये किसके आधार पर है? अशोक मेहता, बलवंत राय मेहता, सिंघवी समिति, 4-5 और समितियां उसमें गठित हुई है, तुंगम समिति भी है उसमें। तो इसमें से कौन सा होगा? तो निश्चित रूप से आपको बलवंत राय मेहता समिति ही टिक करना है। देखिए मैं आपको बताता हूं, ट्रिक बताता हूं। अशोक मेहता में कितने, इनके नाम में कितने टर्म है? अशोक मेहता 2, अशोक मेहता, इनका नाम में 2 टर्म है, अशोक एंड मेहता। तो ये द्विस्तरीय पंचायत समिति की संकल्पना लेकर के आए थे, नहीं चल सका। बलवंत राय मेहता, बलवंत राय मेहता, देखिए ये 3 हो गए, बलवंत राय मेहता, ये 1 2 3, ये त्रिस्तरीय पंचायत समिति की संकल्पना लेकर के आए, यही चल रहा है। सो आपको बलवंत राय मेहता को कंटेस्ट कर लेना पड़ेगा। अब आते हैं इस प्रश्न में। सो ये प्रश्न में क्या है? विलेज लेवल पर होता है जी, विलेज पंचायत होता है, आपको पता है। हाँ, ये इंटरमीडिएट लेवल जो है ना, ये ब्लॉक लेवल है, ब्लॉक लेवल पर भी होता है, पंचायत समिति होती है। ये विलेज पंचायत होता है, ये पंचायत समिति होती है, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है, जिला पंचायत भी होता है। ऑल इंटरमीडिएट लेवल पे नहीं होता है। अनुमंडल लेवल पे होता है क्या? नहीं होता। इसलिए ऑल इंटरमीडिएट लेवल इज इनकरेक्ट आंसर। बाकी इन 3 लेवल पे पंचायत समितियां होती हैं, राइट। ये देखिए आप, 3 टायर स्ट्रक्चर ऑफ पंचायती राज है। विलेज लेवल, ब्लॉक लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल। विलेज लेवल पे क्या होता है? ग्राम पंचायत होता है। ब्लॉक लेवल पे क्या होता है? पंचायत समिति उसको जानते हैं, नाम बहुत से हो सकते हैं। ब्लॉक लेवल पे उसको पंचायत समिति बोलते हैं, ग्राम लेवल पे ग्राम पंचायत बोलते हैं, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिला परिषद बोलते हैं। जिला पार्षद होते हैं ना, तो जिला परिषद जो होते हैं वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होते हैं। ब्लॉक लेवल पे जो होते हैं उनको पंचायत समिति कहते हैं। विलेज लेवल पर जो होते हैं उनको ग्राम पंचायत कहते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा, क्लियरली हमने देखा कि 3 टियर स्ट्रक्चर ऑफ पंचायती राज है, जिसमें से विलेज लेवल पे है, ब्लॉक लेवल पे है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है। विलेज लेवल पे ग्राम पंचायत, ब्लॉक लेवल पे पंचायत समिति, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिला परिषद। ये 3 ही होते हैं, याद कर लीजिए। आगे बढ़िए। आपका चैनल SCKG स्टडीज बड़ी तेजी के साथ आपका सहयोग इस पे मिल रहा है, आगे भी सहयोग की अपेक्षा है। इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन अगर ऑन कर देंगे तो द मोमेंट आई अपलोड द वीडियो यू विल गेट द नोटिफिकेशन। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, which among the following ministries of the government of India is conducting the decennial census which rests to the office of Registrar General and Census Commission? बहुत आसान क्वेश्चन है। हर 10 वर्ष पे भारत में जनगणना होती है। जो भारत की एक्चुअल जनसंख्या है, उसके बाद वो जनसंख्या के बारे में जो काउंटिंग की जाती है उसको जनगणना कहते हैं, सेंसस कहते हैं। 10 वर्ष में होता है, इसलिए ये डिकेनियल है। ये डिकेनियल लिखा है ना, डिकेनियल सेंसस मीन्स 10 वर्षीय जनगणना। तो भारत वर्ष में जो 10 वर्षीय जनगणना होती है, जो रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमीशन के द्वारा कराए जाते हैं, इनमें से किस मिनिस्ट्री में आती है? बस सीधा सा सवाल है, मुझे लगता है आप सबको पता है।
क्यूरियोसिटी को दूर करने के लिए इसको देख ही लेते हैं। द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गृह मंत्रालय कराएगा। द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री कराएगा। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, शिक्षा मंत्रालय कराएगा। मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, न्याय मंत्रालय कराएगा, न्याय विधि मंत्रालय। देखिए साहब, ऐसा है, ये जो ऑफिस है रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमीशन की, ये ऑफिस जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में आती है। सो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इज द करेक्ट आंसर। देखिए, द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंडक्टिंग द डिकेडल census rest with the office of registrar general and census commissioner of India under Ministry of Home Affairs, Government of India. So ये Ministry of Home Affairs के अंदर में आता है, कोई डाउट नहीं। पॉपुलेशन सेंसस हम देख लेते हैं। पॉपुलेशन सेंसस क्या होता है? पॉपुलेशन सेंसस इज द टोटल प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, कंपाइलिंग, एनालाइजिंग एंड डिसेमिनेटिंग। इसमें देखिए 4 प्रोसेस है। पॉपुलेशन सेंसस में 4 प्रोसेस होता है। कलेक्शन ऑफ डेटा इज डन एट रूट लेवल, कंपाइलेशन ऑफ डेटा एट सेंट्रलाइज्ड पॉइंट्स, एनालाइजिंग इज डन बाय द एनालिसिस विंग, एंड देन डिसेमिनेशन, जो हमने कलेक्ट किया था, जो हमने कंपाइल किया, जो हमने एनालाइज किया, वो डेटा अब हम डिसेमिनेट कर रहे हैं। कंट्री वाइज, स्टेट वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज, ब्लॉक वाइज, विलेज वाइज, हर तरह से इसको हम डिसेमिनेट करते हैं। सो जो डिसेमिनेशन होता है वो डिसेमिनेटिंग demographic, economic and social data pertaining at a specific time of all persons in a country or a well-defined part of the country. तो उसमें डेमोग्राफिक होता है, मतलब जनांकिकी बोलते हैं उसको, मेल, फीमेल, चिल्ड्रेन, एडल्ट, ओल्ड, ये डेमोग्राफिक डेटा कहलाता है। इकोनॉमिक, उसमें हम मेंशन करते थे पहले, हमें याद है जब गांव में सेंसस होता था तो आपके पास गाय कितनी है, भैंस कितनी है, ट्रैक्टर है क्या, खेत कितने हैं, मकान है कि नहीं है, ये सब डेटा उसमें फिट किया जाता था। तो इकोनॉमिक भी वो बताता है। एंड सोशल डेटा, उसकी सोशल कंडीशन क्या है उस पार्टिकुलर विलेज की, उस पार्टिकुलर एरिया की, इसके बारे में भी उसमें डिसेमिनेट किया जाता है इंफॉर्मेशन। तो जो इंफॉर्मेशन डिसेमिनेट किया जाएगा दैट विल बी ऑन डेमोग्राफिक, इकोनॉमिक एंड सोशल डेटा होगा। राइट? किसका होगा? या तो होल कंट्री का होगा और नहीं तो ये वेल डिफाइंड पार्ट ऑफ द कंट्री का होगा, दोनों का होगा। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स द ट्रेंड्स इन पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स। ट्रेंड समझ रहे हैं ना? कहते हैं ना कि यहाँ पर जेंडर रेशियो कम है, ज़्यादा है, 10 साल में एवरेज इतने जन्म हुए, 10 साल में इतने एवरेज डेथ हुए, 10 ईयर्स में ये ग्रोथ परसेंटेज रहा है, 10 ईयर में ये डिक्लाइन परसेंटेज रहा है। क्या कर रहे हैं? ट्रेंड बता रहे हैं। किस चीज़ का ट्रेंड? पॉपुलेशन का ट्रेंड बता रहे हैं। राइट? The Indian census is one of the largest administrative exercises undertaken in the world. ध्यान रखिएगा, ये कोई छोटा मोटा काम धाम नहीं है। ये इंडियन सेंसस इज वन ऑफ द लार्जेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सरसाइजेस अंडरटेकन इन द वर्ल्ड। विश्व में जितने भी प्रकार के एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सरसाइज होते हैं, इसमें से वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सरसाइज है ये, ध्यान में रखेंगे आप। नोडल मिनिस्ट्री, द डिकेनियल सेंसस इज कंडक्टेड बाय द ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। Until 1951, census organization was set up
ऑन एन एडहॉक बेसिस फॉर ईच सेंसस। उसके बाद से रेगुलर कर दिया गया। तो आपको क्या है ये देख लीजिए, पॉपुलेशन सेंसस इज द टोटल प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, कंपाइलिंग, एनालाइजिंग एंड डिसेमिनेटिंग डेमोग्राफिक, इकोनॉमिक एंड सोशल डेटा, राइट। लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग। Census is conducted under the provision of the Census Act 1948। ऐसा है किसी भी चीज को लीगलाइज करने, किसी भी एक्टिविटी को लीगलाइज करने के लिए, उसके प्रोसेस को लोगों के सामने लाने के लिए एक्ट पास किया जाता है इंडिया में। तो जो सेंसस एक्ट है दैट इज 1948। द बिल ऑफ दिस एक्ट वाज पायलटेड बाय सरदार वल्लभ भाई पटेल, द देन होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। सरदार वल्लभ भाई पटेल को कौन नहीं जानता, उनके बलिदान को भला कौन भुला सकता है। यूनिटी एंड इंटीग्रिटी के लिए अगर अकेला कोई नाम आता है तो वो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का आता है। और जो बिल था सेंसस का, दैट बिल वाज पायलटेड, उन्होंने उस बिल के पीछे वो पड़े थे, उस बिल की संरचना कैसे होगी उसके पीछे वो पड़े थे, और जिसको सेंसस एक्ट 1948 में पास करा करके एक्ट बनाया गया। तो पॉपुलेशन सेंसस इज यूनियन सब्जेक्ट अंडर आर्टिकल 246 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये क्वेश्चन आ सकता है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि जो पॉपुलेशन सेंसस है ये यूनियन का सब्जेक्ट है कि स्टेट का सब्जेक्ट है या कंकरेंट लिस्ट में आता है। लिस्ट तो आपने देखा ही होगा ना, 7th शेड्यूल में यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। प्रश्न ये उठता है कि ये जो पॉपुलेशन सेंसस का है जो यूनियन सब्जेक्ट के अंडर आता है, ये किस आर्टिकल में इसको मेंशन किया गया है? आर्टिकल 246। कितना इजी है, 2 का टेबल पढ़ लीजिए ना, 246 हो गया। 2 का टेबल पढ़िए, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। सो 246 जो है पॉपुलेशन सेंसस का आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, राइट। इट इज लिस्टेड एट सीरियल नंबर 69 ऑफ द 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 7th शेड्यूल हमने आपको बताया, 7th शेड्यूल में यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है, कंकरेंट लिस्ट है। तो यूनियन लिस्ट में शायद अभी 100 सब्जेक्ट्स हैं, जिसमें से ये 69th पोजीशन पे है। इतनी भीतर जाकर के अगर प्रश्न पूछता है तो छूटने का डर रहता है। 69th पोजीशन है इसका। कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन। द इंफॉर्मेशन कलेक्टेड ड्यूरिंग द पॉपुलेशन सेंसस इज सो कॉन्फिडेंशियल दैट it is not even accessible to the courts of law। जिस समय पॉपुलेशन सेंसस हो रहा होता है, जिस समय डेटा कलेक्शन हो रहा होता है, वो डेटा कलेक्शन जो है कॉन्फिडेंशियल माना गया है। The information collected during the population census is so confidential that it is not even accessible to courts of law। कोर्ट को भी, कोई कोर्ट में जाकर के ये बोले कि ये पॉपुलेशन सेंसस हो रहा है और इसके इंफॉर्मेशन हमें चाहिए, नॉट अलाउड। कोर्ट का भी ऑर्डर वहां पर काम नहीं करता है। क्यों? ये तो कलेक्शन है, डेटा कलेक्शन हो रहा है। कलेक्शन होने के बाद से कंपाइल होगा, कंपाइल होने के बाद से एनालाइज होगा, एनालाइज होने के बाद से डिसेमिनेट होगा। 4th प्रोसेस है डिसेमिनेशन, तब तक इंतजार करना पड़ेगा। The confidentiality is guaranteed by the Census Act 1948। The law specifies penalties for both public and census officials for non-compliance or violation of any provision of the Act। सेंसस जो है वो बड़े ही रूट लेवल पे किया जाता है, और उस रूट लेवल पे कोई सेंसस करने वाली एजेंसी के लोग कहीं ना कहीं से इंफॉर्मेशन लीक कर देते हैं, पेनल्टी का प्रोविजन है। क्यों? कॉन्फिडेंशियलिटी जो लूज कर रहे हैं, क्यों? सेंसस एक्ट 1948 का वायलेशन जो कर रहे हैं। सो इसलिए
हमें उसके बारे में न जानना है और ना ही किसी को जानने देना है। किस लेवल पे? कलेक्शन लेवल पे। किस लेवल पे? कंपाइलेशन लेवल पे। किस लेवल पे? एनालिसिस लेवल पे। जानना कहां पे है? डिसेमिनेशन लेवल पे जानना है। चार प्रोसेस चार स्टेप है पॉपुलेशन सेंसस के। कलेक्शन ऑफ डेटा, देन कंपाइलेशन ऑफ होल डेटा, देन एनालिसिस ऑफ द डेटा, देन डिसेमिनेशन ऑफ डेटा। तो थर्ड प्रोसेस तक ये कॉन्फिडेंशियल रहता है, राइट? प्रश्न ये उठता है कि ये इसको कॉन्फिडेंशियल क्यों रखा जाता है और हर 10 साल पर इतने खर्चे लगा करके इसको क्यों किया जाता है? इसका क्या सिग्निफिकेंस है? सेंसस का सिग्निफिकेंस ऐसा कुछ है क्या? तो पहला सिग्निफिकेंस ये है, इट इज सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, है ना? पॉपुलेशन सेंसस इज द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन. The Indian census is the largest single source of a variety of statistical information on different characteristics of the people of India. So ये क्या है? It is the largest single source of a variety of statistical information. हर तरह के इंफॉर्मेशन का ये एक लार्जेस्ट सोर्स है. तो ये इट इज ए सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन. रिसर्चर्स, डेवलपर्स use census data to analyze growth and trend of population and make projections. बहुत लोग पीएचडी करते हैं इस पे, बहुत से इकोनॉमिक्स क्लासेस इस पे बनाई जाती है. तो इट इज ए सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन. और क्या है? इट इज यूजफुल फॉर गुड गवर्नेंस. द डेटा कलेक्टेड थ्रू द सेंसस इज यूज्ड फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, planning and policy making, as well as management and evaluation of various programs by the government. गवर्नमेंट क्या करती है? टाइम टू टाइम कई प्रकार के वेलफेयर स्कीम लेकर के आती है. वो इस वेलफेयर स्कीम जो होता है किसी पार्टिकुलर सेगमेंट के लिए होता है. वो पार्टिकुलर सेगमेंट कौन सा होगा? दैट इज डिसाइडेड बाय द अवेलेबल इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सेंसस, रिसेंट सेंसस, लेटेस्ट सेंसस. So it's a requirement of the good governance. Demarcation. Census data is also used for demarcation of constitutional constituencies and allocation of representation to parliament, state legislatures and local bodies. होता यह है कि हमारे पास कुछ एक फ्रेमवर्क है कि इतना पॉपुलेशन लगभग हो जाए तो उसको हम एक पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी बना देंगे. अगर उससे कम, अगर पॉपुलेशन है तो उसको लेजिस्लेटिव असेंबली बना देंगे. उससे कम है तो उसको हम क्या करते हैं? लोकल बॉडीज बना देंगे. चाहे वो ग्राम पंचायत हो, पंचायत समिति हो, जिला पंचायत हो. इन सब का भी निर्धारण भी पॉपुलेशन के बेसिस पे किया जाता है. इसलिए जब भी किसी कंस्टिट्यूएंसी का डिमार्केशन करना हो तो उसमें लेटेस्ट पॉपुलेशन को ध्यान में रखा जाता है. बेटर एक्सेस फॉर बिजनेस. बिजनेस वालों को क्या चाहिए? डेटा चाहिए. किस एरिया में किस प्रकार के लोग रहते हैं, वैसा डेटा उनको तैयार करना होता है. वैसा डेटा अगर उनको मिल गया तो वो अपने बिजनेस को, अपने आइटम को, अपने गुड्स को लॉन्च करते हैं टाइम टू टाइम. The census data is also important for business houses and industries for strengthening and planning their business for penetration into areas which had hitherto remained uncovered. Right? तो business entities के लिए, business community के लिए भी census का डेटा बहुत important होता है. Giving grants. Central grants देती है, state भी grants देती है. So Finance Commission provides grants to states on the basis of population figures available from the census data. तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि सेंसस का जो सिग्निफिकेंस है कम से कम भारतीय साम्राज्य में बहुत है. भारत की जो अर्थव्यवस्था है, जो
डेमोक्रेसी है, जो उनके वेलफेयर स्कीम्स है, उनको लॉन्च करने के लिए भारत का जो सेंसस है, जो डिकेनल सेंसस है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। ये देखिए आप, इंडिया पॉपुलेशन एंड परसेंटेज डिकेडल ग्रोथ। ये मैं क्यों दिखा रहा हूं? इसलिए दिखा रहा हूं कि यहां पर एक क्वेश्चन हमेशा बनता है। ये देखिए, ये 1911 से लेकर के 1921 में यहां पर ड्रेस्टिक डाउनफॉल हुआ था पॉपुलेशन का। प्रश्न यही बनता है, प्रश्न ये बनता है कि इनमें से किस सेंसस में पॉपुलेशन जो है वो शार्पली डाउन हो गया था। सो ये 2021 में हुआ था। ये क्वेश्चन जो है छोटे लेवल से लेके बड़े लेवल तक हर सब में आते हुए देखा गया है। बाकी आप यहां पर देख सकते हैं, इसका ग्राफ है, यहां पर आके थोड़ा सा स्टेगनेंट हुआ है, फिर यहां से 1951, देखिए क्या है, 1941 से 1951 का ये जो पीरियड है, ये फ्रीडम स्ट्रगल का पीरियड है। ये पीरियड जो है पार्टीशन का पीरियड है। तो यहां पर नॉमिनल डाउनफॉल हुआ है, और यहां से जैसे देश आजाद हुआ बड़ी तेजी से, ये देखिए ना, 1961 तक कैसे ये 1.5 गुना हो गया, 1971 तक कैसे ये बढ़ गया, और 1971 के बाद से फिर से धीरे धीरे स्टेबिलिटी आ रही है, लोगों में समझ आ रही है। क्या हम दो हमारे दो की संकल्पना अब पीछे छूट गई, हम दो हमारे एक की संकल्पना आगे आ गई है। और ये अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे बड़े घरों में रहें, पार्क में खेलें, अच्छे स्कूल में पढ़ें, भीड़ भाड़ से बचें, तो हम दो हमारे एक की संकल्पना पे हम सबको आना पड़ेगा। कोई कुतर्क काम यहां पर नहीं करेगा। ये आपका पॉपुलेशन एंड परसेंटेज डिकेडल ग्रोथ है, चार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्शंस, डिसीजंस, डिक्लेरेशंस has not been treated final under the Constitution of India? इनमें से कौन सा, ये फैक्ट, 4 फैक्ट दिए गए हैं, इनमें से 4 फैक्ट में से कौन सा फैक्ट, कौन सा डिक्लेरेशन, कौन सा एक्शन, कौन सा डिसीजन फाइनल अभी तक नहीं माना गया है? क्या है? Dispensation of any inquiry into the misconduct of a civil servant on the ground that it was not practicable to hold the inquiry. ये तो है a declaration made in a law made by the parliament that it was for giving effect to the directive principle of principles relating to economic system with the view to control decentral, ये भी ठीक लग रहा है। Advice tendered by the ministers to the president of India, ये तो आर्टिकल 75 में है। Decision of the Speaker of the House on the people regarding disqualification of a member of that house on the ground of defection. देखने में तो चारों लग रहा है, आंसर क्या है? बी है। A declaration made in a law made by the parliament that it was for giving effect to the directive principle relating to, ऐसा कोई डिक्लेरेशन नहीं बना है। इसको क्या करते हैं? टाइम टू टाइम जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, अगर उसको इन्फोर्स करना होता है तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेकर के आते हैं, और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा उसमें हम चेंजेस करते हैं। आपका चैनल, दूसरा चैनल SCKG 2.22, इसको भी लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इस पर SSO प्रोबेशन क्लियरेंस का एग्जाम के स्टडी मटेरियल, डेप्यूटी डायरेक्टर के स्टडी मटेरियल, जनरल इंग्लिश के स्टडी मटेरियल, RTI के स्टडी मटेरियल ऑलरेडी अवेलेबल है। फिलहाल ये एंटरटेनमेंट चैनल का काम कर रहा है। ये आगे बढ़ते हैं। Which one of the following statement relating to the Constitution of India is not correct? इनमें से कौन सा सत्य नहीं है? A, B, C, D. The provisions of Article 324 to 329 apply equally to states as well as union territories.
आर्टिकल 324 से 329 तक जो है वो इलेक्शन कमीशन के बारे में है, ये चैप्टर 15 में है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के चैप्टर 15 में आर्टिकल 324 से 329 जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में है। जैसा कि आपको पता है, हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो उसी से रिलेटेड ये चारों फैक्ट चारों हैं क्या, हम देखते हैं। पहला जो है ये है कि द प्रोविजंस ऑफ द आर्टिकल 324 टू 329 अप्लाई इक्वली टू स्टेट्स एज वेल एज यूनियन टेरिटोरीज। सबके साथ, स्टेट और यूनियन टेरिटोरी सबके साथ इक्वली अप्लाई होता है क्या, क्वेश्चनेबल है। Only some of the provisions of the Article 324 to 329 apply to one union territory. ठीक है। The provisions of Article 124(4), 124(5) apply to both the Supreme Court and all High Courts. So क्या है, आर्टिकल 24 जो है 124, आर्टिकल 124 जो है ये सुप्रीम कोर्ट के इस्टेब्लिशमेंट के बारे में, उनके जजेस के बारे में, उनकी नियुक्ति के बारे में, उनके इम्पीचमेंट के बारे में, उनके क्वालिफिकेशन के बारे में, कॉलेजियम सिस्टम के बारे में 124A में होगा। तो ये 124 है, सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है। द डेफिनेशन ऑफ स्टेट प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 12 अप्लाइज टू बोथ द फंडामेंटल राइट्स एज वेल एज द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो कहने का मतलब ये है कि ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा घुमाने वाला है जी। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय एग्जामिनेशन हॉल में कुछ आनंद की अनुभूति होगी, कुछ गुदगुदी होगी। क्यों? फर्स्ट और सेकंड जो स्टेटमेंट है वो पार्ट 15 से है, सी जो है वो पार्ट 5 से है, और डी जो है पार्ट 3 एंड पार्ट 4 से है। तो कॉन्स्टिट्यूशन का पूरा निचोड़ यहां पर डाल दिया गया है। आंसर जो होगा ए है आंसर। ए इज इनकरेक्ट, ए इज नॉट द फैक्ट, रिमेनिंग ऑल आर द फैक्ट। The provisions of Article 324 to 329 apply equally to states as well as union territory is incorrect statement. जब यहाँ पर हम स्टेट की बात करते हैं तो इसमें यूनियन टेरिटोरीज की भी बात आती है, और वो सब जगह एक जैसा लागू नहीं होता। ये हम बी स्टेटमेंट में बता रहे हैं आपको। Only some of the provisions of the Article 324 to 329 apply to one union territory. करेक्ट है। वन यूनियन टेरिटोरी कौन सी है? दिल्ली है। दिल्ली के लिए कुछ अलग से रूल बनाया गया है। Only some of the provisions of the Article 324 to 329 apply to one union territory, वो सत्य है। और क्या है? जो प्रोविजन 124(4) और 124(5) में सुप्रीम कोर्ट के लिए मेंशन किया गया है, सेम प्रोविजन हाई कोर्ट पर भी लागू होते हैं। डी में क्या है? द डेफिनेशन ऑफ स्टेट प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 12 अप्लाइज टू बोथ द फंडामेंटल राइट्स एज वेल एज द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? आर्टिकल 12 और आर्टिकल 36 इन दोनों में स्टेट का डेफिनेशन देखना पड़ेगा। आर्टिकल 12 में सिर्फ और सिर्फ ये मेंशन किया जाता है कि स्टेट का डेफिनेशन ये है एंड दिस इज अप्लीकेबल टू पार्ट 3। वो पार्ट 3 का पार्ट है, आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक डायरेक्ट फंडामेंटल राइट्स के पार्ट है। तो आर्टिकल 12 में सिर्फ और सिर्फ ये मेंशन किया हुआ है कि स्टेट इसको कहा जाता है एंड दिस डेफिनेशन इज एप्लीकेबल टू फंडामेंटल राइट्स, पार्ट 3। तो इसके हिसाब से तो इस प्रश्न का आंसर नहीं मिलता। जब हम 36 आर्टिकल को देखते हैं तो 36 आर्टिकल में फिर एक बार स्टेट को डिफाइन किया गया है। किस लिए? पार्ट 4 के लिए। क्या है उसमें? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है। तो जब स्टेट डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के लिए आर्टिकल 36 में स्टेट को डिफाइन किया गया है, उसमें मेंशन किया गया है कि अनलेस अनटिल
special provision has been given. The state defined in Article 12 will apply in Part 4 also. ये आर्टिकल 36 में लिखा हुआ है। अर्थात आर्टिकल 36 में ये मेंशन किया गया है कि जब तक जरूरी न हो तब तक आर्टिकल 12 में जो स्टेट का डेफिनेशन है, सेम डेफिनेशन, वही डेफिनेशन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी पार्ट 4 में भी अप्लाई होगा। सो इसलिए बी सी डी आर द करेक्ट फॉर्म फैक्ट, दीज आर द फैक्ट्स एंड ए इज इनकरेक्ट, राइट। आर्टिकल 324 से 329 जो है ये इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड है। ये जो फर्स्ट वाला फैक्ट था, फर्स्ट और सेकंड फैक्ट था, आर्टिकल 324 से लेकर के 329 देखिए, आपको रिवीजन के द्वारा भी याद करने हैं। हम कई बार बातों को रिपीट करते होंगे। रिपीट हम इसलिए करते हैं क्योंकि बार बार आपके कानों के पर्दे पर ये घंटी बजाते रहें और आप इसे याद करते रहें। सुनने से बातें याद होती हैं, पढ़ने से उतनी याद नहीं होती है। सुनने से वो बातें हमारे मेमोरी में चली जाती है, हमारी स्मृति में चली जाती है। और इसीलिए क्लासरूम में भी बार बार टीचर बताते हैं, बच्चों को लर्न कराते हैं। ककहरा वगैरह सिखाते थे, पहाड़ा सिखाते थे, वो विभिन्न प्रकार के जो प्रैक्टिस होते थे वो बार बार रिपीट करके सिखाया जाता था, जिसे आज भी हम भूले नहीं। तो आर्टिकल 324 से 329 जो है इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड है और ये पार्ट 15 में आता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आता है। आर्टिकल 324 में क्या है? आर्टिकल 324 में मेंशन किया हुआ है सुपरिंटेंडेंस, डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शन टू बी वेस्टेड इन इलेक्शन कमीशन, राइट। प्रोविजन के बारे में 25 में क्या है? नो पर्सन टू बी इनएलिजिबल फॉर इंक्लूजन in or to claim to be included in a special electoral roll on grounds of religion, race, caste or sex. Article 325 very important. Article 325 में लिखा हुआ है कि इलेक्टोरल रोल बनाए जाएंगे, मतदाता सूची, इलेक्टोरल रोल को मतदाता सूची हिंदी में कहते हैं, तो मतदाता सूची बनाई जाएगी। उस मतदाता सूची में भारत के जितने सिटीजन है सबका नाम होगा। किसी भी सिटीजन का नाम मेयरली बेस्ड अपॉन द रिलीजन, रेस, कास्ट और सेक्स कैन नॉट बी डिलीटेड, कैन नॉट बी रिमूव्ड, कैन नॉट बी आस्क्ड टू नॉट टू इंक्लूड इट। आर्टिकल 326 में क्या है? इलेक्शन टू द लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट्स टू बी ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट सफ्रेज। आर्टिकल 326 में ऐसा कह रहे हैं कि वयस्क मताधिकार के आधार पर, चाहे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का हो और चाहे लोकसभा का इलेक्शन हो, इन दोनों का इलेक्शन जो होगा एडल्ट सफ्रेज के आधार पर होगा। वयस्क मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। और वयस्क का एज चेंज किया गया है, पहले 21 था 1985 में राजीव गांधी की सरकार आकर के, और 61st अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा, नहीं तो 1985 नहीं है, सॉरी 1985 नहीं है, बट राजीव गांधी की सरकार है और 61st अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा उन्होंने वोटिंग का एज जो है 21 से लेकर के 18 तक कर दिया। आर्टिकल 327 पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मेक प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू इलेक्शन टू लेजिस्लेचर। आर्टिकल 328 power of legislature of a state to make provision with respect to election to such legislature. Article 329 bar to interference by courts in electoral matters. देखा आपने, इलेक्शन के एरिया में कोर्ट को भी बार करके रखा गया है, आउट ऑफ द ज्यूरिसडिक्शन रखा गया है। तो इलेक्शन कमीशन इज मेंशन्ड इन पार्ट 15 and the present election commissioner is supposed to be श्री राजीव कुमार। ये प्रेजेंट वाला है, ये चेंज होता रहता है, इसलिए एग्जामिनेशन में जाने से पहले प्रेजेंट का लिस्ट एक अलग से कहीं ना कहीं से आप देख लें और तब एग्जामिनेशन हॉल में जाएं, राइट। हाँ, ये देखिए अब
यूनियन ज्यूरिस ये चैप्टर 4 जो 4 है, हाँ चैप्टर 4, ओके चैप्टर 4 है, पार्ट 5 है ये, हाँ पार्ट 5 में यूनियन जुडिशरी जो है 124 में आता है, एस्टैब्लिशमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। There shall be a Supreme Court of India consisting of a Chief Justice of India and until Parliament by law prescribe a larger number, not more than 7 other judges. So आर्टिकल 124 में मेंशन किया गया है कि एक सुप्रीम कोर्ट होगी जिसमें चीफ जस्टिस तो होंगे ही, एक सुप्रीम कोर्ट होगी जिसमें चीफ जस्टिस और कुछ और अन्य जज होंगे, और ये सब मिलाकर के टोटल 7 होंगे। सो अगर प्रश्न ये आता है कि इनिशियली आर्टिकल 124 में टोटल कितने जजेस की व्यवस्था की गई थी सुप्रीम कोर्ट में? 7 इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 7। उसमें एक पैरा लिखा हुआ है, देखिए मैं आपको दिखाता हूं, Until Parliament by law prescribes a larger number। कहने का मतलब ये हुआ कि पार्लियामेंट जरूरत के अनुसार ये जो नंबर जो है टोटल 7 है चेंज कर सकती है, बढ़ा सकती है। पॉपुलेशन बढ़ रहा है, केसेस बढ़ रहे हैं, कंटेस्ट बढ़ रहे हैं, हियरिंग तो होनी ही चाहिए, इसलिए नंबर ऑफ जजेस की संख्या बढ़ा सकती है। कौन? पार्लियामेंट। एज ऑन डेट कितने हैं? एज ऑन डेट टोटल 34 है, इंक्लूडिंग सीजेआई टोटल 24 है। एवरी जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील on the recommendation of the National Judicial Appointment Commission referred to in Article 124A and shall hold office until he attains the age of 65 years. So 124 के 2 में प्रोविजन दिया गया है नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन का, एनजेएसी का किया गया है। नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन के लिए एनजेएसी की स्थापना के लिए आर्टिकल 124 के 2 में मेंशन किया हुआ है, और एनजेएसी का विशेष डिटेल 124A में मेंशन किया हुआ है। दुर्भाग्य से ये आज तक भी इफेक्टिव नहीं हुआ है। अभी भी कॉलेजियम सिस्टम चलता है, और वो कॉलेजियम सिस्टम एक ऐसा तंत्र है जिसमें आपके बच्चे को मैं जज के लिए रिकमेंड करता हूं, मेरे बच्चे को आप जज के लिए रिकमेंड कीजिए। चल रहा है ऐसे। अगर परिवार तंत्र का सबसे बड़ा उदाहरण कहीं देखना है तो एक बार सुप्रीम कोर्ट के जजेस का हिस्ट्री देख लीजिए, समझ में आ जाएगा कि परिवार तंत्र कहां पे है। होना तो ये चाहिए कि वहां पर मेरिट बेसिस पे होनी चाहिए। मेरिट बेसिस पे होने के लिए ही एनजेएसी का स्थापना करने का प्रोविजन दिया हुआ है, परंतु कोर्ट है, हम कुछ कह नहीं सकते। एक बात जरूर है कि दे विल होल्ड द ऑफिस टिल दे अटेन द एज ऑफ 65। 65 वर्ष के ऊपर वो जज नहीं रह सकते, नहीं तो उसको भी चेंज करके लोग और पता नहीं 85 साल तक 95 साल तक लगे रह जाते। अ जज मे बाय राइटिंग अंडर हिज हैंड एड्रेस टू द प्रेसिडेंट रिजाइन। जज जो है रिजाइन कर सकते हैं। अ जज मे बाय बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस इन मैनर प्रोवाइडेड इन क्लॉज 4। सो या तो कंडीशन ये है 3, या तो 65 ईयर के एज के हो गए, रिटायर, संतुष्ट नहीं है, रिजाइन, गवर्नमेंट संतुष्ट नहीं है तो उनको उसी प्रोसेस से हटाया जाएगा जो प्रोसेस क्लॉज 4 में मेंशन किया हुआ है। अब पार्ट 3 में आते हैं। पार्ट 3 में हमने डेफिनेशन के बारे में चर्चा किया था ना, क्वेश्चन से रिलेटेड ये सब है। पार्ट 3 में हमने डेफिनेशन से रिलेटेड चर्चा की थी। आर्टिकल 12 जो है डिफाइन करता है स्टेट को। इन दिस पार्ट अनलेस द कंटेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स द स्टेट इंक्लूड्स द गवर्नमेंट, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट and legislature of each states and all local or other authorities within the territory of India or under the control of government of India। सारा खेल यहीं पे है। ये इंटरप्रिटेशन
जब से देश आजाद हुआ तब से चलते आ रहा है कि ऑल लोकल और अदर अथॉरिटीज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया और अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसमें कौन कौन सा आता है? इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड आता है कि नहीं आता है, ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन आता है कि नहीं आता है, ये लंबा प्रोसेस है। हाँ, तो यहां पर स्टेट को डिफाइन किया गया है, राइट, आर्टिकल 12 में। यहां पर कहीं भी पार्ट नहीं मेंशन किया गया है कि किस पार्ट के लिए अप्लीकेबल है, लेकिन ये चूंकि इट इज रिलेटेड टू पार्ट 3 इसलिए इसको मान लिया जाता है कि इट इज लिमिटेड टू पार्ट 3 ओनली, राइट। आर्टिकल 36 में मेंशन किया हुआ है, आर्टिकल 36 में मेंशन किया हुआ है, अनलेस द कंटेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स द स्कोप ऑफ स्टेट डिफाइंड इन आर्टिकल 12 विल बी अप्लीकेबल फॉर दिस पार्ट ऑल्सो, ऐसा आर्टिकल 36 में लिखा हुआ है और उसी को उस क्वेश्चन पेपर में डाला गया है। उम्मीद है आपको इतना तो समझ में आ ही गया होगा। तो इस तरीके से हमने इसमें भी सिर्फ और सिर्फ 5 क्वेश्चन को ही हमने टच किया है। इस 5 क्वेश्चन के सहारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, फंडामेंटल राइट्स, आपको मैं 5 क्वेश्चन में आपको याद दिलाते चलता हूं। सो हमने इसमें क्या किया है, सबसे पहला जो क्वेश्चन था उसमें हमने गवर्नर के पावर के बारे में देखा। गवर्नर के पावर के बाद से हमने पंचायती राज के बारे में देखा। पंचायती राज जब हो गया तो हमने सेंसस के बारे में देखा। सेंसस के बारे में एक एक जानकारी हमने हासिल की। पॉपुलेशन सेंसस का हमने ग्राफ भी आपको दिखाया और उसके बाद से एक डिक्लेरेशन के बारे में हमने देखा और लास्ट में हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में चर्चा की, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के बारे में भी हमने चर्चा की। स्टेट को डिफाइन किया गया है पार्ट 3 में, क्या वही पार्ट 4 में भी अप्लाई होता है, ये भी हमने चर्चा की। उम्मीद है ये क्लास आपके लिए सार्थक साबित होगा। आपके एग्जाम में ये आपकी सहायता के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। आपके कमेंट की हमें प्रतीक्षा रहती है। सो आप अपना कमेंट, अपने बहुमूल्य सुझाव इस YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में डालें। उसके अनुसार हम अपने क्लासेस को मॉडिफाई करते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।